नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। अब आप अगर हरियाणा में हैं तो हरियाणा में हलचल आजकल काफी तेज है। 2024 में कई सारी लड़ाइयां होनी है। लोकसभा चुनाव भी है, पूरे देश का है, विधानसभा चुनाव उसके बाद आ जाएगा, लेकिन उसके पहले नगर निगम का भी चुनाव है और कई महत्वपूर्ण इलाकों में चुनाव है। अब हरियाणा में कई सारी पार्टियां हैं और हर जगह गजब की तैयारी चल रही है। कांग्रेस की कहानी आपको पता है, उदय भान जी आजकल प्रदेश अध्यक्ष हैं। उधर हुड्डा साहब हैं, हुड्डा साहब से बेइंतहा इश्क करने वाले रणदीप जी हैं, उधर किरण जी हैं, उधर शैलजा जी हैं, उधर एक जेजेपी है, आजकल हरियाणा में व्यस्त है। उधर आईएनएलडी अपनी यात्रा निकाल रही है, उधर आम आदमी पार्टी जोर शोर से ग्राउंड पर काम उनका भी चल रहा है, और इधर एक बीजेपी है। हरियाणा में सत्ताधारी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। अब अचानक एक दिन खबर आती है कि प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। पहले ये थी कि एक्सटेंशन मिल गया, फिर एक ऐसा नाम आता है जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा पहले से नहीं थी, और नाम अनाउंस होने के 2-3 दिन पहले अचानक आग की तरह खबर फैली कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। फिर कई लोग ये कहने लगे कि नहीं, अभी तो एक्सटेंशन मिल गया है, चुनाव के पहले ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, बहुत कम समय रह गया है, इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बदलना, मुख्यमंत्री बदलना, ये सब जोखिम भरा काम है। लेकिन बीजेपी पार्टी है, जोखिम लेते रहती है, और अचानक एक नाम सामने आया, नायब सिंह सैनी। अब नायब सिंह सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष बने बीजेपी के, तो एक तीर से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तो ओबीसी कोटे से एक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में और बीजेपी खेमे में ये भी संदेश चला गया कि हरियाणा में रहना है और हरियाणा बीजेपी में रहना है तो मनोहर मनोहर कहना है। उसके अलावा जो जातीय समीकरण राजनीति में, हालांकि कई लोग कहते हैं नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन ये यथार्थ है, जातीय समीकरण पर आधारित पूरी राजनीति होती है, किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम तरह की चीजें। अब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नायब सिंह सैनी सबसे पहले पहुंचते हैं कुटीर निवास यानी मुख्यमंत्री जी के यहाँ। वहां मैंने देखा एक विजुअल में उनको गदा भी दिया गया, गदा हिला भी रहे थे और मुख्यमंत्री जी बगल में मुस्कुरा भी रहे थे, और नायब सिंह सैनी ने पैर छू कर करके मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद भी लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीति को समझते हैं, पढ़ते हैं, वो अब गुणाभाग कर रहे हैं कि बीजेपी के इस मूव से हरियाणा की राजनीति ने एक नई करवट ले ली है। बहुत सारी बिरादरियां हैं, उसका क्या इक्वेशन होगा। अब जब इतनी सारी बातें मैं कर रहा हूं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आज जो इंटरव्यू कर रहा हूं वो हरियाणा के पॉलिटिक्स के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है, और अब बहुत ज्यादा वक्त रहा नहीं। जनवरी संभवतः मान के चलिए कि नगर निगम के चुनाव हो सकता है कि हो जाएं, लोकसभा तो पक्का है और उसके बाद विधानसभा भी पक्का है। जेजेपी गठबंधन में है। तो स्वागत कीजिए आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी साहब का। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। अब ये देखिए सैनी साहब, आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे इतनी भूमिका बनानी पड़ी, तो आपको इल्म था कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे आप? नहीं, देखिए शशि रंजन जी, मुझे कोई इल्म नहीं था। मैं राजस्थान के दक्षिणी अलवर जिला के अंदर लगा हुआ था। 6 विधानसभा की सीटें थी, उनके इंचार्ज के नाते वहाँ पर काम कर रहा था। और मैं दूर एक थानागाजी विधानसभा है,
उस थानागाजी विधानसभा से भी आगे जाकर के इंटीरियर में किशोरी मंडल है। उस किशोरी मंडल में कार्यकर्ताओं के साथ नीचे ही बैठा था, उनकी बैठक ले रहा था। और मेरे साथ हमारे अलवर जिला के जिलाध्यक्ष बैठे थे। मैं बात रख रहा था और बात रखते रखते जब बैठक खत्म हुई तो हनुमान जी का मंदिर था, उसमें वो बैठक चल रही थी। बैठक जब समापन हुई तो मैं हनुमान जी के चरणों में नमस्कार किया तो कार्यकर्ता कहने लगे कि भगवान श्री राम का नया मंदिर बना है और आप एक बार मंदिर देख करके आए, उसके सामने बड़ा अच्छा मंदिर बनाया। जो ही मैं भगवान श्री राम के सामने खड़ा होकर के उस मंदिर में गया और मैंने शीश नवाया तो आकाशवाणी हुई। और शीश नवाते ही जब मैं वापस उल्टा तो जिलाध्यक्ष जी कहने लगे कि उसके मोबाइल पे आया, मेरे पास तो रेंज भी नहीं थी। वो कहने लगे कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। तो मैंने कहा वो आप वैसे मजाक कर रहे हैं? वो कहा नहीं, कहा लेटर मेरे व्हाट्सएप पे आया है। मैंने देखा, मैं कहा दिखाना, तो उस पे नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा भाई हाँ, पार्टी ने बना दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को, एक छोटे कार्यकर्ता को जिसकी बैकग्राउंड भी नहीं है कुछ और परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी पहले विधानसभा का टिकट देती है, विधायक बना देती है, फिर लोकसभा का टिकट देती है, लोकसभा का सांसद बना देती है और फिर प्रदेश की प्रमुख जिम्मेवारी को ऊपर बैठा देती है। एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी, जिसकी बैकग्राउंड नहीं है कुछ भी, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और ये कांग्रेस में भी संभव है, पूछिए कैसे। मैं उदय भान जी से का इंटरव्यू कर रहा था तो हमने कहा कि आपको पहले से, जैसे मैंने पूछा कि आपको इल्म था? बोले कि ना जी, मैं तो आंख का ऑपरेशन करवा रहा था। तो ऑपरेशन करवा करके 1-2-3 दिन रहता है, आपको रेस्ट करना रहता है। बोले कि मैं तो उसमें था कि अचानक फोन आया कि कल आ जाइएगा दिल्ली, आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। देखिए, अलग अलग अपने पार्टी के विचार होती है और उस विचार से काम करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं देखता हूं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक विचार दिया था अंत्योदय का, उस विचार को लेकर के पार्टी निरंतर काम कर रही है और उस विचार को धरातल पर उतारने का कार्य इस सरकार ने 9.5 वर्षों में, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और 9 वर्ष में मनोहर लाल जी की सरकार वो लगातार कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कहीं और इस प्रकार की कोई बात। आपको अध्यक्ष बना दिया गया है, आप अध्यक्ष अब हैं पार्टी के। आपको ये पता होगा कि कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है, वक्त कम है। आपको अपनी एक, ठीक है, पहले भी संगठन चल रहा था और अच्छा ही चल रहा था, सब काम हो रहा था, ठीक है, लेकिन जब एक कैप्टन आता है तो फिर वो एक टीम भी ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले वाले ने अच्छा काम नहीं किया या बाद वाला जो आएगा वो अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन हर आदमी एक अपनी टीम बनाता है, उसके लिए उसको वक्त चाहिए होता है। आपको इस बात का इल्म है कि हो सकता है कि जनवरी में एक चुनाव हो जाए नगर निगम का, गुड़गांव, फरीदाबाद सब बड़ा पोटेंशियल इलाका है। उसके बाद लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, इस बात के बारे में शशि रंजन जी पूरा ध्यान में है और चुनाव पार्टी लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं और मजबूती से पार्टी, कोई भी, चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, उस चुनाव को पार्टी गंभीरता से लड़ती है और मिलकर के सभी कार्यकर्ता उसके अंदर डट करके चुनाव को एक मुकाम तक ले जाने का काम कार्यकर्ता करता है।
सरकार लगातार जो काम किए हैं सरकार ने, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार है, मनोहर लाल जी की सरकार है, हमारे पास एक बहुत बड़ा कार्यों का विवरण है, कार्यों की एक लिस्ट है और उसका लाभ भी दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है। और धरातल के ऊपर भी आज जो कार्य सरकार ने किए हैं वो कार्य नजर आते हैं और उनकी चर्चा आम व्यक्ति भी करता है, चाहे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, चाहे वो शहरी पृष्ठभूमि से है, हर व्यक्ति उसकी चर्चा करता है कि इस सरकार ने इन 9-9.5 वर्षों के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, इस देश और प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। बीजेपी एक रणनीति के तहत, है ना, राजनीतिक पंडित जो हैं, जो विश्लेषक हैं या राजनीति की जो समझ रखते हैं, उनके बीच में ये बड़ी चर्चा रहती है। हर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है उसका पोस्टमार्टम होता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। बीजेपी ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आप ओबीसी से आते हैं, तो एक बड़ा क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज भी देने की कोशिश थी। एक न्यूटन की थ्योरी है ना कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो उस फॉर्मूले में आपका बनाया जाना फिट होता है और वो भी उस पे एडवांटेज ये कि आप मनोहर लाल जी के बहुत करीबी हैं। नहीं, देखिए, मनोहर लाल जी के तो हर कार्यकर्ता करीब है। मैं मनोहर लाल जी को समझता हूँ, वो हर कार्यकर्ता को बहुत स्नेह और बहुत प्यार करते हैं और कभी भी मैंने मनोहर लाल जी को बहुत नज़दीक से देखा है। वो चाहते हैं कि हर कार्यकर्ता का विकास हो। छोटा सा छोटे कार्यकर्ता की भी चिंता करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो मनोहर लाल जी है, कि किसी को दिक्कत ना आए। और दूसरा जो आपने कहा है ओबीसी के बारे में, कभी भी भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के चलती है। ये मेरे ख्याल से मैं 15वां-16वां अध्यक्ष हूँ और पार्टी जब टेन्योर पूरा होता है बदलते हैं। राजस्थान का भी चुनाव था कुछ रोज पहले, अभी चल रहा है, 25 तारीख को वोटिंग होना है और उसके 6 महीने पहले चुनाव से वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दूसरे लगाए, सीपी जोशी साहब लगाए। तो भारतीय जनता पार्टी है, विचार करती है और ऐसा नहीं है कि मैं ओबीसी से मैं आता हूँ इसके कारण से मुझे बनाया है। ये पार्टी इस सोच के ऊपर काम नहीं करती। पार्टी कार्यकर्ता क्या काम कर रहा है, कार्यकर्ता की मेहनत के बल के ऊपर मैंने कहा है कि कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, ये कांग्रेस में नहीं है। और भी कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल मेहनत से बिल्कुल, काम कर बहुत रहे थे। मेहनत से, मेरे से तो भी अच्छे। नायब सिंह सैनी क्यों नहीं, देखिए, क्योंकि मैंने कहा है कि ये एक जो उसकी कृपा है भगवान की, कृपा भी होती है। और संगठन के अंदर जब से भी मैं काम कर रहा हूँ, तो ये मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने ये काम नहीं करना। ईश्वरीय देन और मनोहरीय देन नहीं, ये मनोहर लाल जी का देन और ईश्वर की कृपा, पार्टी की, संगठन की जो एक सोच है, जो जिम्मेवारी दी है, इसमें हमारी पार्टी में सिंगल मैन कभी निर्णय नहीं होता। इसके अंदर टीम वर्क से निर्णय होता है और टीम वर्क जब कोई निर्णय करती है उसको इम्प्लीमेंट वो हो जाता है, उसमें कोई किंतु परंतु फिर नहीं रहता किसी प्रकार का। और पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, पार्टी की जो जिम्मेवारी, चाहे केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, एक जिम्मेवारी जो दी है, उस जिम्मेवारी का 100% निर्वहन करूंगा और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। जब कोई जिम्मेवारी होती है तो हमारी जिम्मेवारी है कि उसके ऊपर खरा उतरना। और मैं जब से जिम्मेवारी मिली है तभी से मैं हर जिला के अंदर कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहा हूं और मिलकर के उनका आशीर्वाद भी ले रहा हूं। मैंने शुरू में भी कहा था कि जो मेरे से बड़े कार्यकर्ता हैं, सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं,
ऐसे सब कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लूंगा, जो मेरी आयु के बराबर के हैं उनको साथ लूंगा, और जो मेरे से आयु में छोटे हैं उनको सहयोग लेकर के भारतीय जनता पार्टी की 2024 के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी और हरियाणा में 10 के 10 कमल खिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट से बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपने अपना कामकाज संभाल लिया, और दर्शकों को ये भी बता दें कि आज इनका इंटरव्यू करने का एक खास मकसद ये भी है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली सबसे बड़ी बैठक इनके कार्यकाल में आज हुई है, और उसके तुरंत बाद, हालांकि थके हुए भी है, चेहरे पे आप देख भी रहे होंगे, मैं मजाक में पूछ भी रहा था कि अध्यक्ष पद का मजा ले रहे हैं ना, मतलब कितने घंटे सो पा रहे हैं आप। तो चैलेंजेस आप तो चलिए ठीक है, पॉलिटिकली काम करते रहे, मनोहर लाल जी के साथ आपने संगठन में भी उस दौर में काम किया जब मनोहर लाल जी संगठन में थे, विशुद्ध तौर पे एक प्रचारक की तरह या एक संगठन में, तो उस वक्त भी आप आयु कम रही होगी ऑफिस में और तमाम वो अनुभव तो है ही। अब जब अध्यक्ष बन गए हैं तो ठीक है, मनोहर लाल जी का पूरा सपोर्ट है, वो सब तो ठीक है, बहुत सारी चीजें आप भी नहीं बोलेंगे, बहुत सारी चीजें मैं भी नहीं बोलूंगा, पब्लिक है, सब समझती है। चैलेंज क्या है? नहीं देखिए, जब तक क्योंकि आपके पहले किसी भी रूलिंग, जब किसी स्टेट में कोई पार्टी जब रूलिंग होती है, जब शीला दीक्षित थी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर, राम बाबू शर्मा हुआ करते थे प्रदेश अध्यक्ष, तो सरकार और संगठन के बीच में टकराव की स्थिति कई बार हो जाती है और दो पावर सेंटर्स हो जाते हैं। हरियाणा में भी गाहे बगाहे वो दिखता था कि सरकार और संगठन के बीच में वो तालमेल, या बीजेपी में थोड़ा ये होता है कि जो होता है सब घर के अंदर होता है, बाकी दूसरी पार्टियों में चीजें सड़क पर आ जाती हैं। तो लेकिन सरकार और संगठन के बीच में एक तालमेल बनाना, क्योंकि दो पावर सेंटर बन जाने का खतरा हमेशा रहता है, और खास करके जिस स्टेट में रूलिंग पार्टी, जो पार्टी सरकार में है। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि दो पावर सेंटर बनेंगे या दो जगह से कुछ चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता संस्कारित कार्यकर्ता हैं और तपे हुए कार्यकर्ता हैं, लंबे समय तक जिन्होंने तपस्या की है, ऐसे कार्यकर्ता हैं, एक नहीं है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलेंगे जो लंबे समय तक एक विचार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं, इस देश के लिए, इस देश के विचार के लिए कि हमने इस देश को कहाँ पहुंचाना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। अध्यक्ष पद में बदलाव के बाद किसी बड़े सीनियर व्यक्ति का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको भी पता होगा, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि पॉलिटिक्स तो सांप सीढ़ी का खेल होता है, कभी आप 99 पे पहुंच गए, सांप काट लिया तो आप 8 पर चले आए, कभी सीढ़ी मिली तो 5 से सीधे 55 पे पहुंच गए। क्योंकि आपकी पार्टी के एक सीनियर आदमी ने स्टेटमेंट दिया था इसके ऊपर, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना मत है और अपने तरीके से वो बात करता है, परंतु हमारा मानना ये है कि कार्यकर्ताओं के बल के ऊपर, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि पार्टी ने अगर जिम्मेवारी मेरे ऊपर विश्वास किया है, एक भी कार्यकर्ता को ये कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि अध्यक्ष जी ने मेरी बात को नहीं सुना, मेरी बात को अनदेखा किया है। मैं लगातार इस बात के लिए तत्पर रहता हूं कि अगर अरे परमात्मा ने ये जिम्मेवारी दी है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं विधायक बन जाऊंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सांसद बन जाऊंगा, और अगर बना भी हूं मैं तो ये संगठन की ही देन है, संगठन के कारण मैं बना हूं। और जब संगठन ने इतना बड़ा वो किया है तो ये जीवन किसके काम के है, ये लोगों के लिए तो जीवन है, लोगों के। मैंने आज तक किसी को, जो भी मेरे पास आया है, आज तक एक भी व्यक्ति हरियाणा से ये नहीं बोल सकता कि सांसद जी ने या मैं जब विधायक मंत्री रहा हूं कि मेरी बात को नहीं सुना। मेरे से जितना बन पड़ा मैंने उसकी उतनी खुल करके हेल्प की है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया। 3 सबसे बड़े चैलेंज क्या है जो आपको लगता है कि इस पे काम करना चाहिए? नहीं देखिए, चैलेंज राजनीतिक दल के सामने चैलेंज भी होते हैं, काम भी करते हैं, उन चैलेंजों में से रास्ते निकलते हैं।
और रास्ते हम निकाल रहे हैं उसके अंदर। चैलेंज कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास, मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का हमारे पास 9.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो काम किए हैं वो एक बड़ी लंबी लिस्ट हमारे पास है। मनोहर लाल जी ने 9 वर्षों में जो काम किए हैं और जबरदस्त काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में कहावत है, मैं उसको हर जगह इस बात को रिपीट करता हूँ और बोलता हूँ कि 100 रुपया लिया 125 वापिस दिया। ये कहावत है कि अगर 100 ले लिया तो हमारी संस्कृति में है, हमारे संस्कारों में है कि उसका 125 करके वापिस करते हैं। ये सेम कहावत इस डबल इंजन सरकार के ऊपर लागू हो रही है। नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया देते हैं, मनोहर लाल जी उसको इभाजा करके 125 रुपया जिस व्यक्ति के लिए योजना बन रही है उस तक पहुंचाने का, और खड़े होकर के ठोक करके पैरा दे करके पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा है पूर्व की सरकारों में, 2014 से पहले की सरकारों में बात तो होती थी, इम्प्लीमेंट नहीं होता था और नीचे लाभ नहीं मिलता था। यही वो 2014 के पहले का शासन तंत्र है। लोग भूलते नहीं इन बातों को, क्योंकि मैंने तो खुद उसको भुगता भी है। एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए कांग्रेस की सरकार के अंदर 3 दिन घनी सर्दी के अंदर बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। 3 दिन के बाद भी ये पता नहीं चलता था कि मुझे गैस का सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अंतिम समय के अंदर ये बोल देते थे भी कल आएगी गाड़ी, नहीं मिलता था। क्या हालात किए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज व्यक्ति का अगर ये पता चल जाए कि गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, गैस की एजेंसी का मालिक सिलेंडर लेकर के घर पे अपने आप पहुंच जाता है, उसको पता लगते। ये जो आप बार बार जो आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन मतलब यहाँ हरियाणा में मनोहर लाल जी और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। दुष्यंत जी के बारे में, वो भी तो एक इंजन है आपकी सरकार में। नहीं, देखिए वो हमारे सरकार के अंदर साझीदार है, बहुत अच्छे से तालमेल के अंदर सरकार चल रही है। परंतु क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ, सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 2014 में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, और लगातार मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक गुड गवर्नेंस का जो उदाहरण पेश किया है वो काबिले तारीफ है। और मनोहर लाल जी इस बात को बोलते भी हैं, शशि रंजन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कहते हैं कि जो पूर्व की सरकारों में चलता था, अरे कोई तो सुधार करेगा, या हम भी उसी के डरे पे चलें कि लोग वही कराते रहे, चिल्लाते रहे। नहीं, मैं तो इसलिए पूछा कि गठबंधन की सरकार है तो सिर्फ तारीफ मनोहर लाल जी की सरकार में होगी या दुष्यंत जी की भी कुछ चर्चा करेंगे? नहीं, देखिए हमारा पार्टनर है वो, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं मनोहर लाल जी ने जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में बताऊं लोगों को, और अच्छा लगता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी करते हैं, और शशि रंजन जी शायद आपने इंटरव्यू लिया होगा मेरा, या किसी और ने इंटरव्यू लिया, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। ये मैंने पहले भी ये बात कही थी भी, मनोहर लाल जी पराली प्रबंधन को लेकर के जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत नजदीक से देख रहा था। मनोहर लाल जी ने योजना बनाई, ये 2014 की जो पहली सरकार थी उस सरकार से ही लगातार, क्योंकि ये किसान हमारा पराली न जलाए, और उसको लेकर के सबसे बड़ी चिंता अगर कोई कर रहा था तो मनोहर लाल जी कर रहे थे। मनोहर लाल जी ने अधिकारियों की बैठक बुला करके हरियाणा के अंदर बिजली संयंत्र लगवाए कि हमारा किसान जो पराली है, पाती है, जो गेहूं के फाने हैं, वो उनको ना जलाए और उनको काट करके वो बिजली संयंत्र के अंदर वहां पर वो बेचे, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। और उसको जो संयंत्र हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो इंस्ट्रूमेंट भी सब्सिडी के ऊपर पहली बार मनोहर लाल जी ने अलग से किसानों को सब्सिडी दी। उनको चाहे रिपर है, चाहे बेलर है, और चाहे ट्रैक्टर है, सब्सिडी के ऊपर देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। मैं ये बार बार बोल रहा था कि मनोहर लाल जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और उसका उदाहरण भी पेश हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, और गजब की टिप्पणी की है,
पंजाब को हरियाणा से सीखना चाहिए। और क्योंकि केजरीवाल साहब किस प्रकार की बातें करते हैं, आ जाऊंगा तो खाली बातें करते, उस पे भी आ जाऊंगा, मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है, वरना सब मिसमैच हो जाएगा। ये आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी के सब लोग, तो ये जैसे पिछली बार 10 सीटें लोकसभा की 10 की 10 आप जीत गए, इस बार 10 की 10 जीतेंगे। ये हरियाणा की जनता ने मेरे 13 जिला के अंदर 10 की 10 पे कमल के फूल खिलेंगे। और आपका पार्टनर? देखिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। मैंने आपको ये कहा है क्योंकि ये निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए बनाया, अटल जी ने एनडीए बनाया, और आज तक किसी एनडीए साथी को भारतीय जनता पार्टी ने नीचे नहीं देखने दिया, उसका सम्मान किया है। अगर किसी तो व्यक्ति की पुराने वाले अकाली, नीतीश कुमार, शिवसेना सब तो चले गए पुराने वाले। मैं वही बात कह रहा हूँ शशि रंजन जी, अगर किसी की महत्वाकांक्षा ज्यादा बड़ी है और वो अपने आप एनडीए को छोड़ करके गया है, तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? हालात अब आप 10 की 10 कह रहे हैं कि 10 के 10 पे कमल का फूल खिलेगा, तो बेचारे जो ताला चाबी वाले हैं वो भजन गाने तो आए नहीं है। नहीं, देखिए, वो बोलेंगे कि मुझे 3 सीट दो, आप कहेंगे कि यहाँ तो सवाल नहीं उठता है, तो आप ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो फैसला हमारे सरमाथे तो छोड़ के जाएगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा? वो भजन तो गाएगा नहीं। देखिए, आप 10 पे फूल का कमल का फूल खिलाएंगे तो आपके कमल के फूल में वो मतलब पानी देता रहे कि कमल का फूल खूब खिल जाए और ताला चाबी घर के अंदर टांग दे। हमने 10 की 10 सीटें जीतनी है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, उसके अंदर हरियाणा की बड़ी भूमिका रहने वाली है। मतलब और बड़े मैंडेट से, आप लोग बड़े मैंडेट करके कोई जीत नहीं सकता। बड़े मैंडेट 10 पे 10 कमल भी खिलाना है, ताला चाबी कहेंगे भाई ये तो वहां ऊपर वाला तय करे, ऊपर वाला तय करेगा। ये केंद्रीय नेतृत्व के हाथ के अंदर है। हमने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो हमें स्वीकार्य है, परंतु हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचाएंगे, क्योंकि 10 की 10 पहुंचाएंगे। 10 और आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ 10 की 10 कमल ना, आगे, हाँ, 10 के 10 कमल खिलाएंगे। और आगे भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं जिलों में गया हूँ, 13 जिलों में चला गया मैं, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह, जो आम लोगों का उत्साह जो मुझे देखने को मिला, मैं उस आधार के ऊपर आज बोल रहा हूं कि हरियाणा के अंदर भी बड़े मैंडेट से मनोहर लाल जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। क्योंकि हम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं 10 पे 10 हम कमल खिलाएंगे, 90 पे 90 कमल खिलाएंगे, उधर वाले कहते हैं जी हम ताला चाबी घर के अंदर टांग दें, फिर इसका मतलब है, तो मतलब अब ये आप फिर जब कुछ पूछिए तो आप लोग कहते हैं कि बड़ा सेफ पैसेज है कि ये तो सेंट्रल लीडरशिप तय करेगा। ये हमारे यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व ही है जो निर्णय। उधर वाले कहते हैं कि 2024 में इस बार दुष्यंत को शेरे हरियाणा बनाना है, देखिए मुख्यमंत्री बनाना है, तो मतलब एक मुख्यमंत्री रहेंगे कि 2 रहेंगे? अभी तो एक है, एक दूसरे डिप्टी हैं। शशि रंजन जी, क्योंकि इलेक्शन के बाद सरकार के अंदर अलायंस है और दोनों सरकारें मिलकर के हरियाणा के अंदर काम कर रही हैं, और क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम पार्टी को मजबूती से, क्योंकि हमने 10 की 10 लोकसभा कमल के फूल खिलाने हैं। बीजेपी में 2 धड़ा है। एक बार बहुत आपके विप्लव देव है, प्रभारी हैं, एक बार आपको पता है कितना तूफान मचा, उचाना से शुरू हुआ और ये हुआ कि हटा दीजिए नहीं तो वो दिक्कत होगी, तो फलाना होगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो खुल करके यहां तक कह दिए कि अगर इनको साथ रखोगे तो हम नहीं रहेंगे। बीजेपी में दो कैटेगरी, एक बड़ा सेक्शन है जो चाहता है जेजेपी हट जाए और एक सेक्शन है जो चाहता है कि अभी साथ लेते चलो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैंने कहा है कि हमारे जो बड़े नेता हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बड़े सुलझे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बड़े नेताओं के सुझाव भी आते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि बड़े नेताओं का आशीर्वाद लेना है,
और जब आशीर्वाद लेने जाता हूँ कुछ न कुछ सुझाव तो देंगे, तो उसको सुनेंगे। और तो वीरेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई कि नहीं अध्यक्ष बनने के हाँ बाद? बिल्कुल हुई है ना, हुई? मंच पे थे जिंद में, पहला जो कार्यक्रम था उनका आशीर्वाद मिला है। वो देख रहा था मैं टीवी पर। हाँ, चौधरी तो वहाँ वीरेंद्र सिंह जी वो का। तो वीरेंद्र सिंह चौधरी साहब तो वो वाले आदमी हैं कि कमरे के अंदर आपके कान में तो कुछ कहेंगे नहीं, वो तो खुले तौर पे मंच पे ही कह देंगे। नहीं देखिए, उस दिन भी कहा ही था उन्होंने। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो, और उनका अच्छा है, आशीर्वाद उस दिन मिला है। पिता के समान है हमारे, तो वो बड़े नेता हैं। और मतलब वो आशीर्वाद भी बड़ा ठोक करके देते हैं, इस बात को समझिएगा। वो बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, और मैंने कहा है कि उनका आशीर्वाद भी मिला है, और जो वो बोलते हैं उनको हमने सुना भी है। हमने सुना है जो उन्होंने बोला है। मैंने कहा है कि ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जो हमें गाइड करेगा, जो बात कहेगा, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। ये संगठन में अब आपकी एक नई टीम बनेगी, पुराने भी रहेंगे, नए भी रहेंगे, ये कब तक संगठन में फेरबदल? नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है अभी। के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। अभी तो मैं कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं से मिलना वो कर रहा हूँ। मैं हर जिला में जा रहा हूँ, और सुबह जाता हूँ, रात के 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, तो उस वक्त कार्यकर्ताओं को इतना स्नेह और प्यार मिलता है, तभी वहां से वापिस आता हूँ। मतलब काफी चर्चा है कि थोड़ी टीम रीऑर्गेनाइज, स्वाभाविक है जब कोई नए कैप्टन आते हैं हमारी तो पार्टी किसी बैट्समैन को कह दें कि भाई आप 3rd नंबर पे उतरिए, कोई ओपनिंग करिए, कोई विकेट कीपिंग कीजिए, थोड़ा नए प्लेयर्स आ जाएंगे, कुछ पुराने वाले। टीम वर्क है, और टीम वर्क में काम करेंगे। अभी तो मैंने जन के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद के लिए मैं जा रहा हूँ, हर जिला के अंदर जा रहा हूँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और वो उनका आशीर्वाद और स्नेह बहुत जबरदस्त मिल रहा हूँ। कल्पना क्या ये सही है कि से परे की बात है। 15-20 दिन के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा? नहीं, उसके बाद मैं अभी जब तक मेरे पूरा एक राउंड हरियाणा का नहीं हो जाता, क्योंकि हर रोज के कार्यक्रम लगे हुए हैं, उसके बाद जब बैठना होगा, तो मैंने कहा कि एक व्यक्ति इसके अंदर नहीं करता, इसमें टीम वर्क है, और टीम वर्क में सभी हमारे श्रेष्ठ जो सभी बड़े नेता हैं, उन सब से सभी से चर्चा होती है। जैसा भी उनकी गाइडलाइन होगी, उस गाइडलाइन के अनुसार मैं काम करूंगा। ठीक है। आज आपकी एक बहुत जबरदस्त बैठक हुई, और आपके अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक थी, और बीजेपी बहुत ही एग्रेसिव मोड में, जो कॉम्बिनेशन है मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का, तो वो एक कॉम्बिनेशन, एक तारतम्य बड़ा आवश्यक होता है। तो बहुत एग्रेसिव मोड में जाने की तैयारी है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे सामने 2024 है, और 2024 के अंदर हमारे सामने 2 बड़े चुनाव भी हैं। विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। और मैंने कहा है कि जितने कार्य किए हैं, एक बहुत लंबी सूची है, जो आज तक कांग्रेस मेरे ख्याल से बात करती रही और गरीबी हटाओ का नारा देती रही, परंतु न तो गरीबी हट पाई और ना ही लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन ला पाई। नरेंद्र मोदी की सरकार है, मनोहर लाल जी की सरकार है, जो योजना को धरातल पर भी उतारती रही और लोगों के जीवन में परिवर्तन भी लाती रही। ये देखने को मिल रहा है। आज मैं ये देखता हूं कि 2014 से पहले अगर व्यक्ति दुर्घटनावश कोई बीमार हो जाता था तो बीमारी के कारण गरीबी रेखा से नीचे चला जाता था, परंतु आज ये परिवर्तन देखने को मिला है कि अगर दुर्घटनावश कोई बीमार हो जाता है तो आज उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वो 5 लाख रुपए की गारंटी नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने उस व्यक्ति को दी है कि वो सिर ऊंचा करके कहीं भी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है और उसका लाभ ले सकता है, ले रहे हैं। ये अंतर उसके अंदर देखने जो विकसित भारत यात्रा जो आप कह रहे हैं, जिसको लेकर के आज आपकी बड़ी घनघोर बैठक चली है, तो उसका वो क्या होगा उस यात्रा में? क्या, क्योंकि बड़ा उसकी चर्चा हो रही है बीजेपी के में कि उसकी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बड़ा हाइप होगा, हर गांव तक पहुंचेंगे। नहीं, देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9.5 वर्षों में काम किए हैं, मैंने कहा है कि उसकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। हरियाणा में मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। और उन सब कामों को लेकर के जो विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा है,
ये यात्रा क्योंकि जो काम किए हैं, जिन लोगों तक लाभ पहुंचा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो जनधन खाते के माध्यम से है, चाहे 80 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, चाहे प्रधानमंत्री उजाला योजना है। उजाला योजना के तहत मेरे ख्याल से जो मेरे को फिगर पूरी ध्यान नहीं है, लगभग 37-38 करोड़ LED बल्ब और देने का काम। तो ये सारी चीजें आप गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे। अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा बदलाव एक आम आदमी के जीवन के अंदर आया है। 2014 से पहले यही LED का बल्ब व्यक्ति को लगभग 400-450 रुपए के अंदर उपलब्ध होता था, और आज वही इन 9.5 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी मैंने जिक्र किया है कि 38 करोड़ के करीब में LED बल्ब ये वितरित किए हैं, फ्री में वितरित किए हैं। आज उसकी कीमत लगभग 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए तक है। कितना बड़ा इजाफा, उसका भाव भी कम किया है, और LED से व्यक्ति के बिल का भी कम भार पड़ रहा है। नहीं तो पहले वो 10 रुपए का एक लट्टू जगता था, लट्टू लगाते थे, 1 मिनट में फ्यूज हो जाता था। एक रात में कई बार तो 100 रुपए के बल्ब फूंक देता था व्यक्ति, और फिर पता नहीं लगता था कब फ्यूज हो जाए, कब वो खराब हो जाए। और बिल, अगर वो बल्ब जगता था, ये तो एक LED पूरे 2 रात के अंदर 1 यूनिट निकालती है, वो 1 रात के अंदर 1 यूनिट निकाल देता था। बिजली का ज्यादा बिल उसके ऊपर आता था, और उसका भाव भी ज्यादा पड़ता था। LED तो खरीद भी नहीं सकता था, परंतु आज LED फ्री में भी देने का काम किया और उसके भाव भी कम किए हैं। ये व्यक्ति के कहीं न कहीं मजबूती की तरफ ले जाने का काम इन 9 वर्षों के अंदर आम व्यक्ति को, जो अंत्योदय की भावना से लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उसके उदय के लिए सरकार निरंतर किसी न किसी रूप के अंदर उसकी जेब के अंदर मजबूती लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। ठीक है, तो ये आज पूरे दिन भर आपकी बैठक चली। उसके बाद मैंने देखा कि एक कमरे में फिर आप बंद हो गए, कई घंटे तक आपकी गुफ्तगू चलती रही। तो मतलब ये तो दिन भर मीटिंग चली, पहला सेशन, दूसरा सेशन, उसके बाद फिर एक मीटिंग 2-3 लोगों की, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता कौन कौन थे उसमें, एक आप भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे। मतलब उस मीटिंग के बाद फिर 3-4 घंटे, ये मतलब एकदम इतनी मैराथन मीटिंग। नहीं, वो देखिए, और दरवाजा बंद, नो एंट्री, चाय वाला भी अंदर नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि संगठनात्मक, बाहर लड्डू लेकर के आदमी खड़ा था बेचारा, पैंट्री वाला, दरवाजा ही ना खुले, अंदर क्या बात कर रहे थे आप लोग? संगठनात्मक बैठकें हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर बात होती है, और उसी को लेकर के बैठकें थी, क्योंकि ये विकसित भारत संकल्प जो एक जन संवाद जो यात्रा को लेकर के, उसकी सारी मॉनिटरिंग, उसको धरातल के ऊपर कैसे उतारना है, और इस यात्रा का उद्देश्य, ये पहली बार है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपनों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ऐसी सरकार है जो धरातल के ऊपर गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ उसको जोड़ने का काम कर रही है। मैंने वो सरकारें भी देखी हैं कि जो गरीब व्यक्ति से भागती थी। अगर गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था कि सरकार मुझे कहीं दिखाई दे जाए और मुझे कुछ लाभ मिल जाए, परंतु ये मनोहर लाल जी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये गरीब व्यक्ति को ढूंढती है कि उसको सरकार के साथ जोड़ा जाए, सरकार की योजना के साथ। और मैं ढूंढ रहा हूं कि दिन भर की मीटिंग के बाद फिर 2-3 आदमी, मतलब बाहर आदमी लड्डू लेके खड़ा है कि अंदर लड्डू भेजे, कुछ बिस्किट भेजे, कुछ चाय भेजे, अंदर से दरवाजा बोल्ट कर दिया आप लोगों ने। ये 3-4 घंटे तक क्या बात करते रहे? ये विषय नहीं। आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, बहुत लग रहा है कुछ अंदर बहुत मतलब गंभीर मसले पे लगता है बातचीत चल रही थी कि चाय की भी एंट्री बंद, लड्डू 2024 ये मिशन हमारे सामने है। आज पूरे देश ने ये तय कर दिया है, नरेंद्र मोदी बड़े मैंडेट से 2014 में 282 सीटें इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को देकर के देश का प्रधान सेवक बनाया। 5 साल काम करने के बाद देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें देकर के बड़े मैंडेट से
दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। अब 2024 में ये पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए और बड़े मैंडेट से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की प्रधान सेवक के रूप में कमान को संभालेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने 24 घंटे में से 18 घंटे इस देश के गरीब के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश की महिला के लिए, इस देश के युवा के लिए, इस देश के व्यापारी के लिए, इस देश के कर्मचारी के लिए अपना क्षण क्षण लगा करके देश को एक गौरव के शिखर के ऊपर इन 9.5 वर्षों के अंदर पहुंचाने का काम किया। आज अगर हम देखते हैं, हर व्यक्ति के जीवन को सरल करने का काम, देश को जोड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मैं तो देखता हूं, अगर मैं अभी पंचकुला में बैठा हूं शशि रंजन जी, आपके सामने है, अगर मुझे पंचकुला से सहारनपुर जाना होता था, मुझे हरिद्वार जाना होता था, मुझे देहरादून जाना होता था, पंचकुला से मुझे ऋषिकेश जाना होता था, तो मैं सुबह चलता था, शाम को पहुंचता था। परंतु आज आप यहां से 9 बजे चलेंगे, आप 12 बजे हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। मतलब मैं आपसे जब भी कोई सवाल करता हूं तो आप नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के द्वारा किए गए कार्य की चर्चा, इन्होंने तो काम किए। ये सब बात आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बताते हैं। जब हुड्डा साहब से बात करता हूं तो वो कहते हैं बेरोजगारी में नंबर 1, बढ़ते कर्ज में डूबा हरियाणा, अत्याचार में नंबर 1, बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1, ये पोर्टल में गड़बड़ करने वाली सरकार। बिल्कुल, जब ये इस प्रकार की बातें बोलते हैं कांग्रेस के लोग, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, जब इस प्रकार की बात बोलते हैं, बोलते बोलते उनके मुख से ऐसा आभास होता है कि भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि हम पोर्टल को बंद करेंगे, अरे इस पोर्टल ने गरीब आदमी के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम किया। मैंने कहा है कि ये पहली सरकार मनोहर लाल जी की है जो धरातल के ऊपर गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ रही है। और ये मनोहर लाल जी का ध्येय है कि कोई व्यक्ति सरकार की योजना से गरीब व्यक्ति ना छूटे, नहीं तो गरीब व्यक्ति कहता रहता था, देखता रहता था सरकार कहाँ है, सरकार नजर नहीं आती थी, सरकार भागती थी। और दूसरा मैं आपको एक और बेरोजगारी में नंबर, हाँ बेरोजगारी की मैं बात कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, मैं बेरोजगारी में नंबर 1, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। देखिए शशि रंजन जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हर नब्ज को जानते हैं, आपने हर नब्ज देखी है। और मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, 10 साल के अंदर कांग्रेस ने कितनी नौकरी लगवाई, आप श्वेत पत्र जारी करिए। मनोहर लाल जी ने कितनी लगवाई, आप श्वेत पत्र जारी करिए, आपके पास आंकड़े हैं, आप बताइए, प्रदेश की जनता को बताइए कि कांग्रेस ने ये नौकरी लगाई, मनोहर लाल जी ने ये नौकरी लगाई। कांग्रेस ने अगर कोई नौकरी लगाई, बिना भ्रष्टाचार के नौकरी नहीं लगी, और नौकरी लगी, गरीब माँ का बेटा तो, गरीब परिवार का बच्चा तो सोच भी नहीं सकता था कि वो सरकारी नौकरी में लग जाएगा। उसके लिए पैरामीटर्स बना रखे थे, इतने पैसे लगेंगे, रेट खुलते थे। अगर कोई गरीब परिवार का व्यक्ति सोचता था, या तो जमीन बेचता था, या ऋण ले लेता था, या किसी से उधार उठाता था, पैसे भी चले जाते थे, नौकरी भी नहीं लगती थी। परंतु आज किसी भी व्यक्ति को, युवा को चिंता नहीं है। मैं जनसंवाद के कार्यक्रमों के अंदर जा रहा हूं, मैं अपने हलके के अंदर जा रहा हूं, और युवा मुझे आकर के एक बात बोलता है, मेरा कितना मन गौरव से ऊंचा होता है, सर ऊंचा होता है। युवा आकर के बोलता है कि मैं आपकी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि आपकी सरकार ने इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नौकरी के अंदर लेकर के आया है कि आज गरीब का बच्चा भी हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग जाता है। ये अगर सिस्टम किसी ने बनाया, ये मनोहर लाल जी ने बनाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछिए कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर SCS अधिकारी लगाता था, उसके लिए तो उनकी क्वालिफिकेशन थी, या तो किसी की टैची में ज्यादा वजन हो, या हो किसी नजदीक के किसी के फुफ्फड़ का छोरा होना जरूरी है, तब जाकर के नौकरी लगती थी, अदरवाइज तो नौकरी नहीं लगती। ये बात मैं कांग्रेस वालों से, INLD वालों से, आम आदमी पार्टी वालों से पूछता हूँ कि भाई ये सरकार कहती है ना खर्ची ना पर्ची वाली सरकार है। वो कहते हैं कि आप देख लीजिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो फलाना कमीशन, तो ढिमकाना कमीशन में कितने केसेस आ गए, कितने पर्चे लीक हुए, उसका भी एक आंकड़ा निकालिए। जिसने पर्चा लीक किया, मनोहर लाल जी ने उसको तुरंत सजा देने का काम किया। कितना भी बड़ा व्यक्ति था, कितना बड़ा अधिकारी था, अगर कोई ऐसे इसमें संलिप्त पाया गया,
उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई। ये पहली मनोहर लाल जी की ऐसी सरकार है जो बिना भेदभाव के काम कर रही है। आज युवाओं का विश्वास इस सरकार के ऊपर बना है, यानी तो कांग्रेस की सरकार के अंदर तो युवाओं का विश्वास खो चुका था। INLD की सरकार रही, उसके समय के अंदर युवाओं का विश्वास खो चुका था। अरे युवा लंबे समय से जब एक प्रकार का तंत्र था, चाहे वो INLD रही चाहे वो कांग्रेस रही, सेम पैटर्न था, और उस पैटर्न के ऊपर युवा ये सोचता था कि भाई नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। परंतु ये मनोहर लाल जी ने साबित किया है कि नौकरी किसी के चक्कर काटने से नहीं, नौकरी तो पढ़ने से मिलेगी। आज मेरा युवा मेहनत करता हुआ दिखाई देता है, आज मेरा युवा संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, और उसका परिणाम है कि आज लाखों की संख्या में बिना पर्ची और बिना खर्ची के हमारे युवा लग रहे हैं। सब इंस्पेक्टर लग रहे हैं, SCS अधिकारी लग रहे हैं, तहसीलदार लग रहे हैं, इनकम टैक्स में ऑफिसर लग रहे हैं, कितने प्रोफेसर्स लग रहे हैं, परंतु बिना पर्ची के बिना खर्ची के लग रहे हैं। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। उनके लोग कहते हैं कि अगर स्कूल बनवाना हो, हॉस्पिटल बनवाना हो, अपने परिवार को एक सुखद जीवन देना हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, अगर ये सब बर्बाद कराना हो तो बीजेपी कांग्रेस को वोट दे दीजिए। देखिए, एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मनोहर लाल जी ने एजुकेशन के मामले में जबरदस्त क्रांति लेकर के आए हैं। आप स्कूल देखिए जाकर के, 2014 से पहले की भी आपके पास फोटो होंगी स्कूलों की, 2014 के बाद भी लगातार एजुकेशन के अंदर एक बड़ा बदलाव अगर कोई सरकार लेकर के आई, वो मनोहर लाल जी की सरकार लेकर के आई। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मनोहर लाल जी है जो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मनोहर लाल जी ने इस बात की चिंता जाहिर की कि हमारी बेटियां वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। एक निर्णय कर दिया मनोहर लाल जी ने, और वो निर्णय पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप तैयार किया। कितने भी कॉलेज बनेंगे हम वो कॉलेज बनाएंगे, परंतु बेटी को 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर के ही परिधि के अंदर उसको अच्छा कॉलेज पढ़ने के लिए मिलेगा। और वो अपनी ही सरकार के अंदर मनोहर लाल जी ने कॉलेज बनवा करके आज हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने के अंदर बेटी को 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना पड़ता, उसकी परिधि में ही उसको पढ़ने के लिए कॉलेज मिल रहा है। और कॉलेज तो मिल रहा है, उसको कॉलेज में छोड़ने के लिए बस की भी सुविधा देने का काम वो मनोहर लाल आम आदमी पार्टी को कितनी आम आदमी की मैं क्योंकि उसका जो वर्किंग स्टाइल है, जैसे बीजेपी का पन्ना प्रमुख और ग्राउंड तक जुड़ा रहना, ठीक है, मुद्दे तो हर पार्टी अपना उठाती है, उठाती रहेगी, लेकिन जो उसका वर्किंग स्टाइल है, जो दिल्ली में रहा, पंजाब में भी हम लोग कहते रहे कि दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन है, पंजाब एक डिफरेंट स्टेट है, पंजाब में भी सरकार आ गई। अब हम वही बात हरियाणा में कहते हैं कि हरियाणा पंजाब नहीं है, दिल्ली नहीं है, यहाँ का कल्चर अलग है, हल्के में लेते रहे सब लोग। एक मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग जो बात बोलते थे वो कोई ना कोई तंत्र निकाल करके बोलते थे बात को। बुजुर्ग एक बात कहते थे कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। दिल्ली में 2-3 बार चढ़ गई, मैं दिल्ली के बाद पंजाब में चढ़ गई। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर सजाबाग दिखाए, सजाबाग दिखा दिए कि हमारी सरकार ईमानदार सरकार, हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी। केजरीवाल का जन्म कहाँ से हुआ? केजरीवाल का जन्म उस मंच से हुआ जिस मंच के ऊपर पूरा देश भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ाई लड़ रहा था, उसी मंच से हुआ। केजरीवाल का जन्म वहीं से हुआ। और केजरीवाल जब उस मंच से उसका जन्म हुआ तो वो बोलता था कि मैं ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। ये बोल करके कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं वो फ्री दे दूंगा, मैं पानी फ्री दे दूंगा, मैं बिजली फ्री दे दूंगा, इस प्रकार का एक झूठ का मोमेंटम उसने खड़ा किया। और झूठ का ये मोमेंटम जब खड़ा किया तो लोग बात में भी आ जाते हैं, भाई हाँ ईमानदार व्यक्ति है, ये ईमानदार उस स्टेज से इसका जन्म हुआ है जिस स्टेज के ऊपर भ्रष्टाचार की देश लड़ाई लड़ रहा था। लोगों ने विश्वास किया। मैंने कहा है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। लोगों ने विश्वास किया और विश्वास किया। इसने ये बात कही
कि मैं यमुना को साफ कराऊंगा। आपके सामने है, आपने भी शायद उसका इंटरव्यू लिया होगा, आपके चैनल के ऊपर भी उसने कहा होगा कि मैं यमुना को साफ कराऊंगा। 10 वर्ष हो गए हैं, आज भी यमुना की स्थिति क्या है? आज भी वही पोल्यूशन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उसी से प्रभावित दिल्ली हो रही है। अपनी तरफ नहीं देखते, एक झूठ बोल करके सत्ता हथिया लेनी। और जो कांग्रेस को गाली देता था, कांग्रेस के साथ साथ जितने ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ इसने गाली ना दी हो, जिसको इसने भला बुरा ना कहा हो। और सबसे ज्यादा जो कांग्रेस भ्रष्टाचार करती थी, कांग्रेस से भी 4 कदम आगे भ्रष्टाचार के अंदर ये निकला है। इसने क्या कमाल कर दिया कि वहां पर पहले तो ठेके जो एक पैरामीटर है उस हिसाब से थे, गली गली में खोल दिए, फिर कमीशन के अंदर सेटिंग कर ली। अरे ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आंखें बंद करके बैठी रहेगी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार को जन्म देगा या भ्रष्टाचार करने की कुचेष्टा करेगा, कानून उसके खिलाफ अपने आप काम करेगा, उसके ऊपर दबाव नहीं है। मैंने ये भी देखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप पूरा हरियाणा आज इस बात को लेकर के है कि हमारे आर्मी के जवान हमें मिलते हैं, वो बोलते थे कि अगर हम एक गोली भी, कोई आतंकवादी आ जाता था एलओसी बॉर्डर के ऊपर, इतना उनके ऊपर दबाव था कि अगर हम एक गोली भी चला देते थे तो हमारी इंक्वायरी खुल जाती थी कि ये गोली कैसे चली है। अगर हम उसका स्पष्टीकरण देते थे, अगर स्पष्टीकरण ना दे पाते थे तो कोर्ट मार्शल कर देते थे। और उस डर के कारण अगर आतंकवादी हमारे ऊपर गोली चला रहा तो हम गोली भी नहीं चला सकते थे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है कि आर्मी स्वतंत्र इकाई है, वो फैसले अपने आप ले सकती है, वो फैसले अपने आप लेगी कि उसके सामने कोई आतंकवादी आ गया, एक गोली उसने चलाई, मोदी जी ने कहा आप 100 गोली चलाइए, आपको कौन पूछने वाला है। और उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला, मैंने देखा है, आपने भी देखा है शशि रंजन जी, मैं बस में यात्रा करता था और जब मैं बस में चढ़ता था, 2014 से पहले की बात है ये, 2014 से पहले जब मैं बस में बैठता था, बस के सामने लिखा होता था सीट के ऊपर कि आप अपने आजू बाजू और सीट के नीचे देखिए कोई बम तो नहीं रखा। भय हो जाता था मन के अंदर, भी कहीं कोई लावारिस सामान तो नहीं पड़ा, इसके अंदर कहीं कोई बम तो नहीं रख दिया किसी ने। किस प्रकार का देश के अंदर वातावरण था, भय का वातावरण था। आज कहीं दिखाई देता है बस के ऊपर लिखा हुआ? ये भय अगर किसी ने निकाला है देश के अंदर से, ये नरेंद्र मोदी जी ने निकाला है। और नरेंद्र मोदी जी ने डट करके उस आतंकवाद का सामना किया। आज देश सुरक्षित है। तो 2024 में आप कहां इबादत लिखेंगे, दिल्ली में कि चंडीगढ़ में? आप अध्यक्ष हैं, अब आप हर चीज में, ये हमारा आप मतलब, मैं इधर से सवाल करता हूं कि हमारा पार्लियामेंट्री तय करता है कि कुरुक्षेत्र से सीधे होते हुए शशि रंजन नायब सैनी जी के कंस्टिट्यूएंसी में घुसना है। आप कहते हैं ना इधर से जीटी रोड बना दिया है, इधर से चलते हैं। शशि रंजन जी, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। और जब अरे आपकी ये हमारी पार्टी के अंदर ही है। आपकी इच्छा क्या है? नहीं, मेरी इच्छा धर्म संकट वाला सवाल कर दिया। धर्म संकट नहीं है मेरे सामने, क्योंकि मैं एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सिपाही हूँ। आप कहाँ छोटे रहे? नहीं, देखिए, जहां पर आप भी प्रदेश के जहां भी पार्टी आदेश करती है, जहां पर भी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड आदेश करेगा, वहीं पर मैं जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश की उन समस्याओं का समाधान कर दिया जो हम लंबे समय से लेकर के तो बोलते मतलब दिल्ली जाना, चाहे वो धारा 370 है, दिल्ली जाना ज्यादा, चाहे वो धारा 370 है, चाहे वो भगवान श्री राम के मंदिर की बात है। आज तक कितने लंबे समय तक इस बात को दिल्ली में ज्यादा सुकून है आपको या चंडीगढ़ में? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य, उनका अरे एक से तो ज्यादा मोहब्बत होगी दिल्ली से या चंडीगढ़ से। देखिए, ऐसे हमारे स्कूल में मास्टर साहब कहते थे कि अगर सवाल कठिन हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। और मैं मंत्री था, आपके सामने है, मंत्री होते हुए पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा, मैं यहाँ नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हरिद्वार में अपने पोखरियाल जी निशंक, उनकी लोकसभा के अंदर मैं काम कर रहा था, मेरे कार्यक्रम चल रहे थे। और 1 बजे के करीब मेरे पास फोन आता है कि आपको कल कुरुक्षेत्र जाना है, आपका टीवी के ऊपर नाम आ गया। मतलब हर बार जब कुछ बड़ा होता है तो आप हरियाणा में नहीं होते हैं,
कहीं राम मंदिर में माथा टेक रहे होते हैं या हरिद्वार में मतलब माँ गंगा हाँ, माँ गंगा के माँ चरणों में गंगा गया के चरण मैं में माँ थे। गंगा के चरणों में गया था। तो अगली बार आप कहाँ जाने वाले हैं, कौन से मंदिर में, ये भी बता दीजिए, और वो होना भी चाहिए हरियाणा के बाहर। देखिए, पार्लियामेंट्री शशि रंजन जी तय करता है, और मेरे सामने अब जो पार्टी ने जो एक जिम्मेवारी लगाई है कि मैंने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है, और ये हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से। मैं अभी रेवाड़ी में था कल परसों, मैंने रेवाड़ी के लोगों को कहा, मैं कहा अरे ये वो भूमि है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रोजेक्ट किया था, वो आपकी इस भूमि के ऊपर आए थे। रेवाड़ी के मैं लोगों को ये बात कह रहा था, मैं कहा मैं भी आया था यहाँ पर, और जब 2014 पहले की बात है जी, भी रेवाड़ी के लोगों के लिए तो एक बड़ा सुकून का विषय है कि जिस पवित्र भूमि से मैंने कहा कि मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं कि इस भूमि से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए इसी रैली के अंदर प्रोजेक्ट किया था पार्टी ने, और उस व्यक्ति ने 2013 की बात है, 14 में इलेक्शन था, 13 एंड की बात है, और तब से लेकर के आज 2023 भारत का नाम विश्व के अंदर सबसे ऊंचा और गर्व से लेने वाला, अगर सम्मान बढ़ाने वाला काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने इन 9.5 वर्षों के अंदर किया है। मैं कहा हम सबको तो गर्व होना चाहिए कि जिस भूमि के ऊपर से उसके नाम की बात रखी गई, और आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के उसको प्रधान सेवक बनाया, और उसने दुनिया में भारत का नाम चमकाया। एक आखिरी सवाल, इसमें भी आप पास कर सकते हैं, जैसे हमारे मास्टर साहब कहते थे कि सवाल कठिन हो तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। ये लोकसभा चुनाव में 10 आपके सांसद थे, है ना? हालांकि उसका जवाब मुझे पता है, लेकिन मैं भी, आपको पता है कि बड़ा बेशर्म आदमी हूं, तो पूछ ही लेता हूं, ये जानते हुए कि जवाब क्या होगा फिर भी पूछता हूं। ये 10 के 10 सांसद रिपीट होंगे कैंडिडेट के तौर पे, या उसमें फेरबदल, या ये पार्लियामेंट्री? देखिए, ये विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड के हैं, और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और फीडबैक तो आ रहा होगा ना? फीडबैक सभी हमारे सांसद जबरदस्त काम कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, मनोहर लाल जी की नीतियों को। तो मतलब तो फिर तो सबको रिपीट करना चाहिए। देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, इसके अंदर कोई ये नहीं है। मैंने भी कहा है कि अगर मेरा भी कोई विषय है तो मेरा भी कोई, मैं सरो नहीं हूँ, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है क्या करना है क्या नहीं करना। और ये भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो कल्पना से परे हैं, काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एकदम आगे बढ़ाती है और बढ़ रहे हैं। तो संभावना है कि कई नए चेहरे भी आ सकते हैं, कई तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। पार्लियामेंट्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़ा इंटरव्यू आपका, और आज खास करके तब जब आपकी पहली, आपके अध्यक्ष बनने के बाद आपने एक बड़ी बैठक जिसमें हरियाणा के सभी हुज हू सब लोग मौजूद थे। तो आगे के संघर्षपूर्ण जीवन के लिए बतौर अध्यक्ष हमारी पूरी शुभकामना। किलो के भाव में या सैकड़े के भाव में बाद बाकी वक्त बताएगा कि क्या स्थिति रहती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो नायब सिंह सैनी साहब थे, मैंने इनको कहा कि हमारे मास्टर साहब बहुत पुराने थे, उनकी बात पे अमल करना चाहिए, सवाल कठिन हो तो बाईपास ले लीजिए। अब मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा पूरे इंटरव्यू में सवाल इनसे आप कुछ भी कीजिए, जवाब इनका तय होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये किया, मनोहर लाल जी ने ये किया, और आप इंतजार करते रहिए कि ये कब खत्म करें कि आप अपना अगला सवाल करें। लेकिन आपको पता है मैं भी उतना ही बेशर्म आदमी हूं, इंतजार करने के बाद मैं पूछ ही लेता हूं, और साथ ये कह देता हूं कि आप पास कर दे सकते हैं कि अगले सवाल पर, और नहीं तो इनका बेहतर तरीका है, सवाल आप कुछ भी कीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने ये किया और मनोहर लाल जी ने ये किया, जवाब आपको वो मिलेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत ही होशियार आदमी हैं। तो उम्मीद कीजिए कि पार्टी को भी इसी होशियारी से चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।